सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा दोस्तों 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा गया था। अंतरिक्ष इतिहास में ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पल था। ये वो पल था जब पहली बार किसी जानवर ने पृथ्वी को ऑर्बिट किया था। मॉस्को की गलियों से स्पेस तक का सफर करके लाइका ने हम इंसानों के लिए एक असीम ब्रह्मांड को खोजने के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इसके बदले उस मासूम जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लाइका को क्या पता था कि उसे किस मिशन पर भेजा जा रहा है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। उसके लिए तो वो उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल थे जो दर्द, बेचैनी, डर और घबराहट से भरे हुए थे। आज के वीडियो में मैं आपको स्पुतनिक 2 मिशन और लाइका के अंतिम सफर की वो कहानी सुनाने वाली हूँ, जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि शायद आपकी आँखों को आंसुओं से भर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री के रूप में जब सुरक्षित धरती पर लौटी तो पूरे विश्व में बधाइयों का तांता लग गया। और मैं तो एलन मस्क यानी स्पेस एक्स के मालिक को बधाई देना चाहता हूं, जो सरकार और नासा जैसे एजेंसी की सारी व्यवस्था को फेल होने के बाद एक व्यक्ति के रूप में यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने लंबे इंतजार के बाद ही सही सुनीता विलियम्स को धरती पर सुरक्षित वापस लौटा लिया। सुनीता विलियम्स को बधाई तो दी गई, लेकिन उसके पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला की बेदर्दी से मौत हो गई। उनके जो अंतरिक्ष यान था उसमें खराबी थी और यह खराबी जानकारी होने के बावजूद उन्हें लौटाया गया और लौटने के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हुई। परंतु सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला से आगे भी किसी ने अंतरिक्ष के इस मिशन को सफल करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उसके बारे में हम सब नहीं जानते हैं। और जब मैंने सोशल मीडिया पर सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, नासा और एलन मस्क की बात देखी तो मुझे याद आया कि मैं अंतरिक्ष यात्री, पहले अंतरिक्ष मिशन में बड़ा योगदान देकर अपनी कुर्बानी देने वाली लाइका की कहानी आपको जरूर सुनाऊं और उस मासूम को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने 2 बूंद आंसू गिराने के लिए प्रेरित करूं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। लाइका सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला से कहीं आगे थी। उसे स्पेस यानी अंतरिक्ष के शोध से कोई लेना देना नहीं था और उसका फायदा भी उसे मिलने वाला नहीं था। और उसे कोई उपहार, कोई पारितोषिक, कोई उस तरह के एडवेंचर करने का भी शौक नहीं था। उसे अंतरिक्ष में जाने की इच्छा भी नहीं थी, परंतु अंतरिक्ष के मिशन को सफल करना था। ऐसे में कुर्बानी तो किसी को देनी ही थी। लाइका एक स्ट्रीट डॉग थी जो पहली बार 1957 में अंतरिक्ष में भेजी गई और उसकी अंतरिक्ष में ही दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि तब यह मालूम था कि लाइका को वापस नहीं लाया जा सकता। अब आप लाइका की कहानी सुनिए, सुनीता विलियम्स की कहानी सुनिए और कल्पना चावला की भी कहानी सुनिए। इन तीनों की कहानी सुनने के बाद आप इस बात का निर्णय करिए कि लाइका जो निस्वार्थ प्रेम की अद्भुत कहानी है, लाइका एक स्ट्रीट डॉग जो वफादारी की मिसाल है, उसने हमारे अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने में भी कितना बड़ा योगदान दिया और कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, हम सब उसे भूल गए हैं। तो आज स्थिति ऐसी है कि हम सबको इस मासूम जानवर, उस मासूम स्ट्रीट डॉग, उस लाइका को भी कोई पुरस्कार, कोई सम्मान, कोई स्मृति देनी ही चाहिए, ताकि हम जब अपने को सफल कहें, अपने को विकसित कहें, अपने को अंतरिक्ष में पूरी तरह से कब्जा जमाने वाला एक विकसित वैज्ञानिक के रूप में पहचान दिलाएं, तब लाइका को भी याद किया जाए। लाइका एक ऐसी ही स्ट्रीट डॉग थी। आइए लाइका, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स तीनों की कहानी आपको सुनाते हैं। लाइका एक स्ट्रे डॉग थी। वो मोंगरेल प्रजाति की डॉग थी और सोवियत साइंटिस्ट ने उसे मॉस्को से पकड़ा था। एक तरफ जहां अमेरिकन अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए मंकीज को स्पेस में भेजने के ख्याल में थे, वहीं सोवियत यूनियन मानती थी कि गली में घूमने वाले डॉग्स इस काम के लिए सबसे अच्छे साबित होंगे, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो उन्हें अंदर ही अंदर बेहद स्ट्रॉन्ग बना देता है।
हालांकि लाइका स्पेस मिशन के लिए पकड़ी गई पहली डॉग नहीं थी। एल्बीना नाम की एक डॉग को भी स्पेस में भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे आधे रास्ते में ही वापस ले आया गया था, जिससे कि वो जिंदा बच गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचकर लाइका की मौत हो गई थी, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि लाइका की मौत इस मिशन के पहले ही निश्चित हो चुकी थी। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट को अच्छी तरह से पता था कि लाइका वापस नहीं लौटेगी। जिस स्पेसक्राफ्ट में उसे भेजा गया था उसके अंदर वापस आने की काबिलियत ही नहीं थी। साइंटिस्ट्स का प्लान था कि वो लाइका को स्पेस में भेजेंगे और कुछ दिन उसे पृथ्वी की ऑर्बिट में रखने के बाद उसे खाने में जहर देकर मार दिया जाएगा। लेकिन आखिर वो ऐसा प्लान क्यों कर रहे थे और उन्होंने उसकी रिटर्न फ्लाइट की कोई प्लानिंग क्यों नहीं की थी? दरअसल इसके पीछे दिमाग था सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी निकिता सेर्गेविच ख्रुश्चेव का। वो इस मिशन को पॉलिटिकल एंगल से देख रहे थे और चाहते थे कि इसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की 40वीं सालगिरह के मौके पर अंजाम दिया जाए। जब ख्रुश्चेव ने ये आदेश सुनाया तब साइंटिस्ट्स के पास इसके लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय बचा था, जिसमें रिटर्न फ्लाइट की तैयारी कर पाना मुमकिन नहीं था। जब दुनिया को ये पता चला कि सोवियत यूनियन एक डॉग को स्पेस में भेजने वाली है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो सभी ने इसका जमकर विरोध किया। सोवियत साइंटिस्ट भी मजबूर थे क्योंकि उनके ऊपर सरकारी दबाव था। साइंटिस्ट्स ने इन प्रदर्शनों का जवाब देते हुए कहा कि लाइका इंसानियत की भलाई के लिए अपनी जान देने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट की साइज एक वॉशिंग मशीन के बराबर ही थी। लाइका वहाँ पर अपने पीछे भी मुड़कर नहीं देख सकती थी और वो ऐसा कर भी ना पाए, इसके लिए उसे एक चेन से बांध दिया गया था। लाइका या तो बैठ सकती थी या फिर अपनी जगह पर लेट सकती थी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान लाइका जैसे कई डॉग्स को छोटे छोटे केजेस में रखा गया था और उन्हें 20 दिनों तक ऐसी कंडीशंस में रखा गया था जहां उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया था। उन्हें ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे ऐसी सिचुएशन में भी उनकी बॉडी उनका साथ दे। साइंटिस्ट्स का मानना था कि लाइका को अगर स्पेस में जीवित रहना है तो ऐसी सिचुएशन में जीना तो सीखना ही होगा। उसे इन केजेस को अपना घर समझना होगा और बाहरी दुनिया को भूलना होगा। इस मिशन में शामिल एक साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर याज़डोस्की लॉन्च से एक दिन पहले लाइका को अपने घर ले गए थे। वो चाहते थे कि लाइका उनके बच्चों के साथ कुछ पल बिता सके। अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर 1957 की सुबह उसे स्पेस में भेजा जाना था। लाइका को स्पेस क्राफ्ट में बैठाया गया और एक साइंटिस्ट ने आकर उसकी नाक को चूमते हुए उसे सफर की शुभकामनाएं दी। हालांकि उस दिन लाइका को स्पेस में नहीं भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से लॉन्च को 3 दिन के लिए टाल दिया गया और अगले 2 दिन तक लाइका वहीं स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रही। आखिरकार 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया गया। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होते ही साइंटिस्ट ने पाया कि लाइका के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं। वो घबराई हुई है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वो स्पेस में पहुंची तो वेटलेसनेस के कारण वो थोड़ी शांत हो गई। लाइका इतिहास बना चुकी थी और वो पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाली पहली जानवर बन गई थी, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके दिल की धड़कनें जो अब पहले से शांत लग रही हैं, वो कुछ ही पलों में हमेशा के लिए शांत हो जाने वाली है। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने दावा किया कि लाइका ने अपना पहला दिन बिताया था और उसने अगले 2-3 दिन तक पृथ्वी को ऑर्बिट भी किया था। इसके बाद प्लान के अनुसार उसने जहर वाला खाना खाया और उसे एक सुकून भरी मौत नसीब हो गई। लेकिन क्या ये सच था? सच इससे बहुत अलग और कड़वा था। साल 2003 में इस मिशन का हिस्सा रहे एक साइंटिस्ट दिमित्री मालाशेकोव ने खुलासा किया कि लाइका की मौत लॉन्च के 7 घंटे बाद ही हो गई थी। उस समय वो अपनी चौथी ऑर्बिट में थी। स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाने के कारण उसके अंदर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था और लाइका उस रेडिएशन को सहन नहीं कर पा रही थी। पृथ्वी पर जब उसे ऐसी किसी कंडीशन का सामना करना होता था तो ट्रेनिंग के दौरान उसके केयर टेकर्स उसे रिलैक्स कर दिया करते थे। लाइका के दिल की धड़कनें और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगे और कुछ समय बाद उसे असहनीय दर्दनाक
मौत नसीब हुई, एक ऐसी मौत जिसके बारे में शायद सोवियत साइंटिस्ट ने भी नहीं सोचा होगा। इस मिशन के 5 महीने बाद लाइका का कॉफिन यानी कि स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ और एटमॉस्फेयर में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लाइका का शरीर भी फिर कभी धरती को नहीं छू पाया। इस मिशन का हिस्सा रहे एक साइंटिस्ट ओलेग गजियंका कहते थे कि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे इसका बुरा लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कहना था कि उस मिशन में साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ खास अचीव नहीं किया था जो उस बेजुबान जानवर की मौत को जस्टिफाई कर सके। लाइका को स्पेस में भेजा जाना कोई साइंटिफिक पर्पस नहीं बल्कि सिर्फ कोरा दिखावा था। लेकिन क्या उस मिशन के बाद ये दिखावे रुक गए? हरगिज नहीं। इसके कुछ दिनों बाद ही सोवियत यूनियन के द्वारा डॉग्स, गिनी पिग्स, रैट्स, माइस, फ्रूट फ्लाइज और प्लांट्स को एक साथ एक केज में बंद करके स्पेस में भेजा गया था। इस मिशन का हिस्सा रही एक डॉग मुश्का लाइका के साथ ही ट्रेन की गई थी। लाइका, मुश्का और एल्बीना ने काफी समय एक साथ बिताया था। एल्बीना तो बच गई, लेकिन लाइका और मुश्का की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मुश्का के लिए रिटर्न फ्लाइट की तो पूरी तैयारी थी, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के दौरान वो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया और उसमें मौजूद सारे जानवर मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर अमेरिका की जमीन पर गिरने वाला था और सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि अमेरिका को इसके कुछ सबूत मिले, इसलिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से पहले ही ऐसी किसी सिचुएशन की प्रिपरेशन करते हुए स्पेसक्राफ्ट में एक्सप्लोजिव्स रखे थे जिससे इसे हवा में ही बर्बाद किया जा सके। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम इंसानों ने न जाने कितने ही जीवों का बलिदान दिया है। अगर बात करें लाइका की, तो पृथ्वी की ऑर्बिट तक उसका सफर यूरी गैगरिन को स्पेस में पहुंचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ और इस तरह हम चाहे आज से 1000 साल बाद भी जब स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों को याद करेंगे तो लाइका का नाम हमारी यादों में अमर जरूर होगा। लाइका की स्पेस जर्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे अकेली लड़की थी। 1982 में वे अमेरिका चली गयी और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस। पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच
सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम भला क्या बला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर न आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। चूँकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती है, और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाती
चमचमाते तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी। आज वो कल्पना सितारों में खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और आज हम जानेंगे कि कैसी होती है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं और अंतरिक्ष में आकाश गंगा जैसी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, जिनमें अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं और स्टार, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। और यहाँ हमारी पृथ्वी एक चावल के दाने जितनी तुच्छ है। हमारे ये विशाल का यूनिवर्स सैकड़ों रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाकर धरती की किसी और भी जगह पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से गुजरते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट बनते ही उन्हें कई महीनों से लेकर सालों तक लगातार अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन्हें एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जहां इन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जिसे दुनिया के 16 देशों ने मिलकर करीब 150 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया है। ISS को हम धरती की सतह से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में लगातार घूमने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी, होटल या व्हीकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने, रहने, सोने और एक्सपेरिमेंट करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हर चीज जीरो ग्रेविटी में करनी होती है, जो अपने आप में काफी कठिन काम बन जाता है। तो आखिर अंतरिक्ष यात्री ISS पर कैसे खाते पीते और रहते हैं, नहाना और शौच क्रिया जैसे जरूरी काम कैसे करते हैं, और क्या वाकई में सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपना पेशाब पीना पड़ता है, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, ISS पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स 5 महत्वपूर्ण काम जरूर करते हैं, जिनमें रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना, ISS की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना शामिल है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को जिस काम में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो है डेली रूटीन फॉलो करना, क्योंकि जहां पृथ्वी पर हम सभी 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, यानी यहां एक दिन में 24 घंटे का होता है, वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तेज गति की वजह से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यानी यहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगती है, जिससे वो बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे के दिन की रूटीन को फॉलो करते हैं और समय देखने के लिए अंतरिक्ष यात्री ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है और एस्ट्रोनॉट्स सुबह 8 बजे नींद में से उठ जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं, जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन आपको उन्हें ये टास्क करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं ISS पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन।
सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बाथरूम बने होते हैं जिसमें पोची करने के लिए स्पेस टाइप के कमोड होते हैं, जिन्हें नीचे फैन सिस्टम लगा होता है जो बॉडी के सॉलिड वेस्ट को निकालते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है, जिन्हें सप्लाई के लिए भेजा गया जहाज अपने साथ पृथ्वी वापस ले आता है। लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही अपना पेशाब पीना पड़ता है, तो इसका जवाब है हां, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स के पास एक प्लास्टिक बैग होती है। आपको बता दूं कि यह सक्शन ट्यूब होती है जो हर तरह के लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक खास तरह के उपकरण में भेजता है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से इसमें से फ्रेश ऑक्सीजन और पीने का पानी बनाता है। जी हां, एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब से ही पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन कई प्रोसेसेस होने की वजह से ये पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बन जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही $250 मिलियन खर्च किए थे। फ्रेश होने के बाद अंतरिक्ष यात्री नहाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो एक टॉवल पर पानी और साबुन लगाकर उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। हालांकि स्पेस में पानी भी तैरता है, इसलिए हवा में ही टॉवल को गीला किया जाता है और फिर कोई एस्ट्रोनॉट इस टॉवल को निचोड़ता है तो पानी इनके हाथों पर भी एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है, इसलिए तौलिए से शरीर को अच्छे से पोंछना पड़ता है। दोस्तों, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं मेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाल और दाढ़ी ट्रिम करने के लिए फ्लोबी नाम की ट्रिमिंग मशीन अवेलेबल होती है, जो वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच रहती है, यानी बाल कटने के साथ ही नीचे गिरने के बजाय वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं। अच्छे से नहाने धोने के बाद बारी आती है कपड़ों की, तो स्पेस में टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री के पार रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना ही पसंद करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जैसे आजकल के कुछ आलसी यंगस्टर कई दिनों तक ऐसे ही कपड़े पहनकर रहते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉट्स भी कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनकर रहते हैं, क्योंकि ISS पर कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब दोस्तों, घर से इतना दूर रहने की वजह से कोई बार एस्ट्रोनॉट्स को परिवार की याद भी आ जाती है और उन्हें रोना भी आता है। लेकिन क्या स्पेस में रोया जा सकता है? और अगर हां, तो उनके आंसू कहां जाते हैं? तो इस बात का जवाब देने के लिए एक एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों में पानी डालकर रोने की कोशिश की थी, जिस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन नीचे गिरने के बजाय चेहरे पर चिपक कर तैर रहे थे, जिसे पोंछने के लिए टॉवल की जरूरत पड़ती है। खाने की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स धरती से खाना अपने साथ ले जाते हैं और वो हाइड्रेट फॉर्म में होता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं, जिन्हें खास तौर पर जापान, अमेरिका और रूस में ही तैयार किया जाता है। बर्तन भी खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि ग्रेविटी के बिना कटे और चम्मच किसी के आंख, नाक और कान में ना घुस जाए। तो अपनी पसंद के रेडी टू ईट पैकेट चुनकर एस्ट्रोनॉट्स उसमें गर्म पानी मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और उनका खाना तैयार हो जाता है, जिससे ये लोग साथ मिलकर खाते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर जैसी 3 मील्स लेते हैं। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज पूरी होने के बाद बारी आती है काम करने की। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स चेक करते हैं और फिर इंटरनेट के जरिए मशीन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पूरे मिशन का अपडेट देते हैं। फिर ये अपने सभी वॉक टास्क को पूरा करते हैं। जी हां, ISS पर वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन इसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स रील्स, मूवीज वगैरह नहीं देख सकते। बस नासा के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ISS के कुछ इक्विपमेंट्स वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, काम पूरा हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस सूट पहनते हैं और ISS से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हुए चक्कर लगाते हैं, ताकि अगर स्पेस स्टेशन के किसी बाहरी पार्ट को मेंटेनेंस की जरूरत हो तो उसकी मरम्मत कर सकें। हालांकि रोजाना स्पेस वॉक करना कंपल्सरी नहीं होता, मगर वॉकआउट जरूर होता है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आने की समस्या हो
सकती है। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग रोजाना वॉकआउट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं। आखिर में डिनर करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं या अपना काम पूरा करते हैं। फिर करीब 10:30 बजे ये लोग अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर सो जाते हैं, जहां इन्हें रेलवे के डब्बों में लगे बर्थ के जैसे ही बेड पर खुद के शरीर को स्लीपिंग बैग में बांधना होता है, ताकि अपने शरीर को एक जगह पर रखकर नींद ले सकें। और अपने स्लीपिंग पॉड में ही सोने से पहले ये लोग अपना लैपटॉप भी चला सकते हैं, अपनी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद ये लोग 8 घंटे की जरूरी नींद लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर इसी रूटीन को दोबारा फॉलो करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? तो बता दें कि स्पेस में लव मेकिंग करना बिल्कुल एक अलग अनुभव होता है। हालांकि आज तक इस बात का जिक्र सिर्फ किताबों और फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फ्रेंच ऑथर पियरे कोलहर ने अपनी बुक द लास्ट मिशन में इस बात का जिक्र किया था कि आउटर स्पेस में भी इसका एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स की एक जोड़ी स्पेस में फिजिकल रिलेशन बना चुकी है। खैर दोस्तों, देखा आपने कि दूर से सुहाना लगने वाला एस्ट्रोनॉट्स का जीवन असल में कितना ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। तो क्या मौका मिलने पर आप कभी एस्ट्रोनॉट्स बनकर स्पेस में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। 5100 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों देख सकते हो आप, ये वही ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके अन्य 3 क्रू मेंबर्स जो है उनके साथ जो है अभी धरती पे वापसी कर रहे हैं। और ये उस समय की वीडियो फुटेज है, लगभग धरती से 5 से 8,000 फीट के ऊपर जब ये पहुंचे थे और इनका पैरासूट जो है जहाँ पे खुला था। और ये वीडियोस फुटेज जो है ड्रोन कैमरा और हाई क्वालिटीज कैमरा से ली गई हुई हैं। और आप देख सकते हो सुरक्षित लैंडिंग जो है इनकी होने जा रही है अभी। बस वही 5 से 10 मिनट में बहुत ही आसानी से पानी में इनकी लैंडिंग कराई जाएगी। और आप देख सकते हो इनके जो पैरासूट्स हैं, अभी 2 पैरासूट खुले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और खुल चुके हैं। तो कुछ इस तरह से जो है बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छी तरह से इनकी लैंडिंग कराई जाएगी। और ये जो है कल 10 बजे के निकले हुए हैं, लगभग 17 घंटे लग चुके हैं इनको आने में। और गाइस 400 किलोमीटर का सफ़र है और 400 किलोमीटर का सफ़र अभी आप सोचोगे 17 घंटा क्यों लगा? तो 17 घंटा लगने के कारण कई होते हैं। वहां से चलने के बाद इनको जो है कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कहीं पे इनकी गति जो है धीमी हो जाती है और कहीं पे तेज हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर से वायुमंडल की तरफ आते हैं, वायुमंडल में अपने प्रवेश करते हैं, तो वहां पे जो है इनको रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा घर्षण होता है और स्पीड जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है वहां पे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है इनको ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो है इनकी स्पीड हाई लेवल पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हो ये जो है लगभग समंदर के तट पे है और आप देख सकते हो ऊंचाई लगभग 2-3 हजार फीट ऊपर है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बहुत आसानी से बहुत स्लोली जो है ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं अभी। तो गाइस सुनीता विलियम्स और उनके अन्य 3 क्रू मेंबर्स जो है आप देख सकते हो अंदर कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं और इनके मन में बस यही चल रहा होगा कितनी जल्दी हम सुरक्षित लैंड करें धरती पे। और भाई साहब ये जो समय होता है ना वो बहुत ही, इनका दिल ना बहुत बड़ा होता है और ये लोग अपनी जान पे समझ लो खेल रहे हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। पर जो है आप देख सकते हो ये पूरा भारत और पूरा देश जो है इस टाइम खुशी मना रहा है। होली हो चुकी है और दिवाली मनाई जा रही है इनके आने पे। गुजरात जो इनका पैतृक स्थान है सुनीता विलियम्स का, वहां पे जो है पूजा अर्चना और दिवाली मनाई जा रही है कि सुरक्षित लैंडिंग इनकी जो है हो जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो समंदर पे ये जस्ट लैंड करने ही वाले हैं समंदर में। और जो कैप्सूल है गाइस वो आप देखोगे तो उसका इधर से जब गया था
तब बिल्कुल वाइट कलर का था, बिल्कुल वाइट। और अभी देख सकते हो पानी में इन्होंने लैंड कर लिया है सुरक्षित, और ये ऐसे ही तैरता रहेगा। और इसके बाद जो है अभी यहाँ पे रेस्क्यू टीम आएगी चारों तरफ से, इनको जो है उसके बाद जो है शिप लाया जाएगा, शिप में बिठाया जाएगा, निकालने का प्रक्रिया होगा। और शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा, सामने की तरफ देख सकते हो, वहां पे 3 से 4 शिप जो है इसी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 शिप जो है इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस ये जो लम्हा है ये बहुत ही, क्या बताऊं आपसे, पूरा भारत, पूरा विज्ञान सब झूम रहे हैं अभी। 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स की जो है वापसी हो रही है अभी। और ये कुछ नज़ारा है। कैप्सूल आप देख सकते हो गाइस, इधर से जब गया था तो बिल्कुल वाइट कलर का था, उधर से जब ये आया है तो ये बिल्कुल से पूरा जल चुका है। और गाइस इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ये पूरा जो है आग के गोले में बदल जाता है। वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो इसकी स्पीड जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल रेड कलर का, बिल्कुल जल जाता है। पर इसको जो है इतने खास विधि से बनाया गया है कि इस पे जो है अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और पूरा ठंडक बनाए रखता है, और बाहर से पूरा हीट करता है, पूरा आग का गोला बन जाता है, जल जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सफल लैंडिंग जो है पानी में हो गई है अभी सुनीता विलियम्स की। इनको भी रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद इनको जो है निकाला जाएगा, और निकालने के बाद इनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। और 2-4-5 दिन के लिए जो कम से कम इनको जो है दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर 0 ग्रेविटी में थी और अभी जो है इनकी मांसपेशियां काम करना जो है बंद कर देती हैं, बिल्कुल कम काम करती हैं। वैसे तो ये लोग वहाँ पे जिम भी करते थे, क्योंकि जिम नहीं करते होते तो बिल्कुल से इनके लिए दिक्कत हो जाती, पर फिर भी जो है 9-9 महीने 0 ग्रेविटी में रहना और उसके बाद जो है अचानक ग्रेविटी में आना, फिर आपको बहुत भारी महसूस होगा। आपका शरीर जो है बिल्कुल भारी हो जाएगा और आपको चलने में भी दिक्कत होगी, उठने बैठने में भी दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। तो इनको जो है अपने आप को नॉर्मल करने में टाइम लगेगा, 2 से 4 दिन, 5 दिन। कई बार क्या होता है, कुछ क्रू मेंबर्स को तो लगभग महीनों लग जाते हैं ठीक होने। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, शिप जो है आ चुके हैं, और देख सकते हो 3 शिप छोटे वाले हैं और एक बड़ा वाला भी है। ये देख सकते हो गाइस, बड़ा वाला शिप भी पीछे से है और छोटे शिप आ चुके हैं अभी इनके करीब में। और अभी इनको जो है खींचने का काम करेंगे, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला शिप है उस पे जो है एडजस्ट करेंगे ऊपर लादने की। उसके बाद उसी शिप में इनको निकाला जाएगा। और गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग हो चुकी है अमेरिका में, समुंदर में। और पूरा भारत, पूरा विश्व जो है इस टाइम जश्न मना रहा है इनकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए, और पूरा भारत भाई साहब खुश है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है ये एक साइड की तरफ टेढ़ा है, जो कि एक साइड से बैठे हुए हैं सभी लोग। भाई साहब ये आप इमेजिन करके देखो, 17 घंटे ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, भाई साहब क्या परिस्थिति रही होगी इनकी। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है अभी शिप जो है इनके पास, कैप्सूल के पास पहुंच चुका है, और इसको भी खींच के साइड में करेंगे और जो बड़ा वाला शिप है उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो है सुनीता विलियम्स को और अन्य 3 क्रू मेंबर्स को निकाला जाएगा। और ये बहुत ही अद्भुत लम्हा है ये। तो आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही अद्भुत है यार देखने में ये जो है। और सुरक्षित लैंडिंग अभी हो चुकी है सुनीता विलियम्स और अन्य
3 क्रू मेंबर्स की, जो कि बहुत ही अद्भुत है यार। भाई विज्ञान विज्ञान होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है विज्ञान। तो यहाँ पे देख सकते हो पानी में कैसे जो है कैप्सूल तैर रहा है अभी। और गाइस यहाँ से जो पृथ्वी से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो दूरी है वो लगभग 408 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास है। इधर से जब कोई क्राफ्ट भेजते हैं तो महज 4 से 5 घंटे में 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाता है स्पेस क्राफ्ट। और बहुत ही आसानी से जो है इंटरनेशनल जो है स्पेस क्राफ्ट पे जो है पहुंचते हैं वहां पे 4 से 5 घंटे में। और इनका जो एक यान होता है, जो एक स्पेसक्राफ्ट होता है, वो परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए रेडी रहता है। किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी पड़ने पर ये 4 घंटे का सफर तय करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच सकता है बहुत ही आसानी से। तो इनका जो एक होता है वो परमानेंट रेडी रहता है, कभी भी आपात स्थिति में जो है ये लोग तुरंत भेज सकते हैं और भेज देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है इनकी सफल लैंडिंग हुई है और अभी यहाँ पे इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे बड़ा वाला शिप भी इनके पास में पहुंच चुका है और लगभग 3 से 4 शिप हैं सभी। तो इनको भी रेस्क्यू का काम जारी है, इनको सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा। देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरह से जो है भाई साहब जी देखने में देख सकते हो आप, ये जब गिर रहा था नीचे की तरफ तो ऐसा लग रहा था कोई छोटा सा डब्बा होगा, लेकिन अभी आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना भारी है और कितना बड़ा है। इसमें जो है वैसे तो 4 मेंबर बैठे हुए हैं, पर अगर स्पेस और जगह की बात करें तो एक रूम के जितना होगा, 1 या 2 रूम के जितने आराम से इसमें स्पेस है, जगह है। और अभी आप देख सकते हो इस पे चढ़ के जो है इसमें रस्सी से बांधा जा रहा है इसको, और उसके बाद जो है बड़ी वाली शिप के पास इसको खींच के ले जाया जाएगा और उसके बाद उसमें जो है सेट किया जाएगा। और फिर सुनीता विलियम्स को निकाला जाएगा, स्ट्रेचर पे निकालेंगे, उनको डायरेक्ट खड़े होने नहीं देंगे कुछ दिनों के लिए, स्ट्रेचर पे बिठा के उसके बाद उनको जो है लेटा के और इनकी देखरेख की जाएगी 3 से 4 दिन के लिए। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में क्या होता है गाइस, आप तो हवा में उड़ते रहते हैं बराबर, और फिर आपको अपनी ताकत का अंदाजा खत्म हो जाता है, ठीक है ना, मांसपेशियां भी डाउन पड़ जाती हैं और अपनी ताकत का अंदाजा खत्म हो जाता है। इसलिए जो है इनको देखरेख में रखा जाएगा और इनको जो है 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं और 1-2 दिन भी लग सकते हैं। 1-2 दिन में भी ये सही हो सकते हैं वैसे, क्योंकि ये लोग वहाँ पे बराबर जिम करते हैं और जिम नहीं करते होते तब जाके ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो गाइस वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो।